आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है, इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 65। राघव मेहरा ने विक्रम सूरी को दरवाजे से बाहर भेज दिया। उसे दोपहर के भोजन के लिए रखने का कोई विचार नहीं था। विक्रम सूरी आंगन से बाहर निकले और उस जंगल के ऊपर प्रकट हुए जहां से वे आए थे, परीलोक लौटने के लिए तैयार। लेकिन इसी समय उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक व्यक्ति हवा में पालथी मारकर बैठा हुआ है। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि आरव था, जिससे वह एक बार आंगन में मिला था। ये सोचकर कि आरव अपने सीनियर को जानता है, विक्रम सूरी ने उससे मिलने जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि आंगन में आया आरव सीनियर्स के शतरंज के मोहरों में से एक होगा। आरव ने भी इस समय विक्रम सूरी को देखा, लेकिन वह एक नाजुक मोड़ पर था और विचलित होने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने न देखने का नाटक किया और आंखें बंद कर लीं। बूम! अगले ही पल उसका डेंटियन फट गया। उसके शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा दौड़ने लगी और उसके सामने एक बहुत तेज हवा चल पड़ी। नीचे जंगल में पेड़ गिरे हुए थे। ये स्थिति काफी समय तक बनी रही। पुकारना! आरव ने गंदी हवा की एक लंबी सांस छोड़ी। उसका दानतियन एक विशाल महासागर में परिवर्तित हो गया है। सांसारिक अमर प्राणियों का राज्य। आरव ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर तुरंत उत्साह और खुशी झलक उठी। इस समय उसकी नज़र विक्रम सूरी पर भी पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था। इस समय विक्रम सूरी मुस्कुरा रहे थे। आरव की सफलता देखकर वे पास आए और बोले, साथी दाववादी, तुम्हारी सफलता के लिए बधाई। आरव ने जल्दी से विक्रम सूरी को प्रणाम किया और कहा, नमस्कार सीनियर। उन्होंने विक्रम सूरी की अत्यंत शक्तिशाली आभा महसूस की। यह आभा अमर अस्त्र की आभा से भी अधिक शक्तिशाली है। इसका मतलब यह है कि सामने वाला व्यक्ति उस अत्यंत शक्तिशाली अमर अस्त्र से भी अधिक शक्तिशाली है। वह अमर अस्त्र के सामने एक चींटी की तरह था और इस व्यक्ति के सामने वह एक चींटी के नीचे एक चींटी था, इतना कि वह महत्वहीन हो गया। उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर हुआ कि यह व्यक्ति अभी अभी वरिष्ठ नागरिक के परिसर में घुटनों के बल बैठा था। विक्रम सूरी ने सहज मुस्कान के साथ कहा, आप बहुत विनम्र हैं साथी दाववादी। आपका और मेरा दोनों का ही वरिष्ठ के साथ कुछ रिश्ता है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपको भाई कहूंगा और आप मुझे भाई कहेंगे, कैसा रहेगा? विक्रम सूरी ने आरव को सिर्फ इसलिए नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसकी साधना उससे हजारों गुना कमजोर थी। उन्हें राघव मेहरा से संबंध रखने वाले हर व्यक्ति के साथ गंभीरता और शिष्टाचार से पेश आना होगा। ये सुनकर आरव ने अपनी कुछ सुस्त आंखें झपकाईं। भाई गुरगल, उसने निगल लिया और अंततः लकड़ी की तरह सिर हिलाया। लेकिन अचानक उसका दिल उत्साहित हो गया। बड़ा भाग्य, मैं वास्तव में इस तरह के व्यक्ति को भाई कह सकता हूँ। और उन्होंने ये भी सुना कि विक्रम सूरी ने क्या कहा, मैं ऐसा इसलिए हूँ क्योंकि मेरा और मेरे सामने के अस्तित्व का मेरे पूर्ववर्ती से कुछ संबंध है। ये सब वरिष्ठों की वजह से है। भाई, आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे कहा। विक्रम सूरी मुस्कुराए और सिर हिलाते हुए बोले, मैं देख रहा हूं कि आपकी साधना अभी अभी सांसारिक अमर क्षेत्र तक पहुंची है। वरिष्ठों के मार्गदर्शन से मुझे विश्वास है कि आप शीघ्र ही अमर शिशु क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम हो जाएंगे। तब आपके उत्थान का समय आ जाएगा। आरव ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मेरी साधना का स्तर आपके द्वारा दी गई उस चाय की प्याली की बदौलत है सीनियर। आप वास्तव में अविश्वसनीय रूप से मजबूत हैं। लेकिन अगर मैं अमर शिशु क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता हूं तो मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। विक्रम सूरी ने विनम्र मुस्कान दिखाते हुए कहा, वरिष्ठ के मार्गदर्शन से इसमें निश्चित रूप से अधिक समय नहीं लगेगा। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो आप परिलोक में चढ़ने के बाद मेरे पास आ सकते हैं। मेरे यहाँ होने से मैं निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करूंगा कि आप परिलोक में समृद्ध होंगे। विक्रम सूरी ने मुस्कुराते हुए ये कहा और आरव के करीब दिखने के लिए उसने आरव के कंधे पर थपथपाया। उन्होंने इस पर काफी विचार किया था और उनका मानना था कि आरव का अपने पूर्ववर्ती के साथ कुछ रिश्ता होना चाहिए या फिर वह शतरंज का मोहरा होना चाहिए। बस इसी रिश्ते के आधार पर हमें मरते दम तक उससे दोस्ती करनी होगी। अपने पूर्ववर्तियों का मोहरा बनकर मैं भविष्य में कमजोर कैसे हो सकता हूँ? आरव,
ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ज़रूर ढूंढने जाऊंगा भाई, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम्हें कहाँ ढूंढूं। मैं अमर लोक में पहुंच गया हूं, इसलिए मैं इस जगह से बिल्कुल भी परिचित नहीं हूं। जब आरव ने पृथ्वी के अमर क्षेत्र को तोड़ा तो वह पहले से ही अमर क्षेत्र में जाने की कल्पना कर रहा था। मैं रंगीन परिलोक के लिए तरसता हूँ, लेकिन एक बात अवश्य कही जानी चाहिए, जब वह परिलोक में पहुंचा तो वह उस स्थान से अपरिचित था। यदि आप तियानाजुन टॉवर के पिछले मालिकों को ढूंढना चाहते हैं जो स्वर्ग चले गए हैं, तो संभवतः इसमें कई वर्ष लगेंगे। आखिरकार परी दुनिया के बारे में अफवाहें अंतहीन और अपमानजनक हैं। विक्रम सूरी ने एक गहरे बैंगनी रंग का टोकन निकाला और आरव को देते हुए कहा, भाई ये टोकन लो और एक बड़ी सेना ढूंढो, या किसी बड़े शहर में जाओ या सीधे अमर साम्राज्य में जाओ, तब मुझे ढूंढना आसान होगा। इस टोकन में एक शब्द है, ये शब्द है टियान। केवल एक शब्द से यह टोकन लोगों को अत्यंत शक्तिशाली अनुभूति देता है। ये सुनकर आरव दंग रह गया। क्या ये टोकन वास्तव में ऐसा करने में सक्षम है? वैसे मेरा सरनेम लॉन्ग है और मेरा असली नाम आउटियन है। मैं आपका नाम पूछना भूल गया, आरव ने झुककर कहा। तानाशाह अमर सम्राट थोड़ा मुस्कुराया और कहा, विक्रम सूरी, अमर क्षेत्र में मेरा एक और खिताब है, तानाशाह। हर कोई मुझे तानाशाह अमर सम्राट कहता है। इस वाक्य की आवाज़ बहुत तेज नहीं है और यह एक सामान्य बातचीत जैसा लगता है, लेकिन आरव के लिए यह एक बिजली की तरह था जो सीधे उसके कानों में चुभ रहा था और उसके दिल में चुभ रहा था। टकराना। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें तुरंत गाय की आंखों की तरह चौड़ी हो गईं। वह मूर्ख था। तानाशाह, तियान तियान जियान सम्राट, मेरे सामने जो व्यक्ति है वह अमर लोक का स्वामी, अत्याचारी अमर सम्राट है। हे भगवान! आरव के पैर एक पल के लिए कमजोर पड़ गए और उसने विक्रम सूरी को बेवकूफ़ी भरी नज़रों से देखा। उन्हें विक्रम सूरी पर कोई संदेह नहीं था, क्योंकि वह तो एक छोटा सा सांसारिक अमर प्राणी है और धोखा देने लायक नहीं है। और विक्रम सूरी सचमुच बहुत मजबूत है, इतने मजबूत कि यह डरावना है। विक्रम सूरी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, चौंकिए मत भाई। मेरा मानना है कि भविष्य में आपकी उपलब्धियां कम नहीं होनी चाहिए। आखिरकार सीनियर्स से आपका कुछ तो रिश्ता है। ये सुनकर आरव को मानो कुछ सूझा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मुंह में मुट्ठी भर गई। यदि विक्रम सूरी सचमुच अत्याचारी अमर सम्राट होते तो अभी सीनियर के आंगन के सामने घुटने टेक देते। तो फिर वह वरिष्ठता किस स्तर की अस्तित्व की बात है? आरव ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान से कोई चीज़ गिरकर मुझ पर गिर गई हो। मेरा भाग्य कैसा है। उसकी मुलाकात एक ऐसे मजबूत आदमी से हुई और कुछ समय पहले ही इस मजबूत आदमी ने उसे चाय पीने के लिए आमंत्रित किया था। उसे ऐसा लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। बस भाई, मैं परियों के देश वापस जा रहा हूँ। किसी दिन मिलते हैं। विक्रम सूरी भी यहाँ नहीं रुकना चाहते थे। अपनी बात खत्म करके उन्होंने शांतिपुर की तरफ देखा, फिर हाथ हिलाया और उनके सामने एक काला गड्ढा दिखाई दिया। वह उसमें डूब गया। ब्लैक होल ने शीघ्र ही अपनी मरम्मत कर ली। इसके तुरंत बाद विक्रम सूरी आकाश से गायब हो गए और आरव अभी भी वहीं भावशून्य खड़ा था। उसे होश में आने में काफी समय लगा। फिर वह चेहरे पर अजीब भाव लिए शांतिपुर की ओर उड़ चला। वह यार्ड के सामने उतरा, निगल गया और फिर अंदर चिल्लाया, वरिष्ठ, मैं वापस आ गया हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अगले ही पल अंदर से राघव मेहरा की आवाज आई, अंदर आ जाओ, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, हमने अभी अभी तरबूज तोड़ा है, चलो साथ में खाते हैं। ये सुनकर आरव सावधानी से अंदर चला गया। इस समय राघव मेहरा और दूसरा व्यक्ति मेज पर बैठे तरबूज खा रहे थे। अनिका सूरी ने बहुत खुशी के साथ खाया, उसका मुंह रस से भरा हुआ था और वह खाते हुए हंस रही थी। एक टुकड़ा खत्म करने के बाद वह मुस्कुराते हुए दूसरा टुकड़ा लेने लगा। राघव मेहरा ने आरव की तरफ देखा और कहा, ओल्ड लॉन्ग, तुम अभी इतनी जल्दी में कहाँ चले गए थे? अभी ठंडा है तो आकर खा लो। अनिका सूरी ने भी धीरे से खाते हुए कहा, दादाजी, ये बहुत स्वादिष्ट है। अगर आप इसे नहीं खाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा। आरव एक बार फिर अनिका सूरी के प्यारे चेहरे से प्रभावित हुआ। उसने सिर हिलाया, सीधा बैठ गया, एक टुकड़ा उठाया और धीरे धीरे चबाने लगा। इसे खाने के बाद उन्हें इस तरबूज और अन्य तरबूजों में अंतर भी पता चला।
बहुत ठंडा और स्वादिष्ट। मुझे अंततः पता चल गया कि राघव मेहरा को त्यानिक्सुआन आइस क्रिस्टल किस लिए चाहिए। तो क्या इसका उपयोग तरबूज को ठंडा करने के लिए किया जाता है ताकि उसका स्वाद बेहतर हो? वह कड़वाहट से मुस्कुराया। ये वास्तव में एक विलासिता थी कि वे जिसे अमूल्य खजाना मानते थे उसे जमे हुए तरबूज खाने के लिए उपयोग करें। लेकिन यह उनके लिए भी है। मुझे डर है कि इतने वरिष्ठ मास्टर के लिए इस तरह की बात उनके ध्यान के लायक भी नहीं होगी। आरव लालची नहीं था। एक टुकड़ा खाने के बाद उसने और कुछ खाने का इरादा नहीं किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये देखकर कि अनिका सूरी को यह इतना पसंद आया, वह अनिका सूरी के लिए और भी कुछ छोड़ना चाहता था। हालांकि जैसे ही उसने ये सोचा, वह अचानक स्तब्ध रह गया। उसने अचानक पाया कि उसके दानतयान में विशाल महासागर के ऊपर एक छाया अचानक चुपचाप प्रकट हुई। छाया बहुत धुंधली है और जब तक आप ध्यान से न देखें आप उसे देख नहीं सकते, लेकिन वह इसे महसूस कर सकता था। यह एक बच्चा था जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। क्या हो रहा है? मेरी साधना का स्तर कैसे सुधर गया? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि एक प्रेत को संघनित करने में कम से कम कुछ वर्ष लगेंगे? प्रेत को संघनित करने के बाद व्यक्ति को अभ्यास जारी रखना चाहिए। जब प्रेत पूरी तरह से विकसित हो जाए, एक असली शिशु की तरह, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति अमर शिशु लोक में पहुंच गया है और अमर लोक में ऊपर जा सकता है। लेकिन अभी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं किया। गलत। उसने जल्दी से अपनी नज़र मेज पर बचे तरबूज के कुछ टुकड़ों पर डाल दी। गुरगल, उसने अनिच्छा से निगल लिया। उसने अभी तरबूज खाया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बस तरबूज का एक टुकड़ा खाया और बस। इस समय अनिका सूरी की त्वरित जीत से मेज पर तरबूज के केवल 3 टुकड़े बचे थे। राघव मेहरा अनिका सूरी को ज्यादा खाने नहीं दे सकता था। उसे डर था कि कहीं उसे दस्त न हो जाए, इसलिए उसने अपने लिए एक टुकड़ा लिया और फिर उसे आरव के सामने बढ़ाते हुए कहा, ओल्ड लॉन्ग, एक और टुकड़ा ले लो। आरव ने पहले जिगुआ की ओर देखा और फिर राघव मेहरा की ओर। खुले विचारों वाला। वह खड़े हुए और राघव मेहरा को पुनः प्रणाम किया। धन्यवाद सीनियर। राघव मेहरा के इस कदम से उनके हाथ से तरबूज लगभग गिर ही गया। मिस्टर लॉन्ग, ये तो बस तरबूज का एक टुकड़ा है। आप इतने हैरान क्यों हैं? क्या ये वाकई इतना गंभीर है? राघव मेहरा ने आरव को देखा और उन्हें आरव के चरित्र की स्पष्ट समझ हो गई। ये वास्तव में पानी की एक बूंद है जिसका भुगतान झरने से किया जाना चाहिए। वह न सिर्फ विनम्र और शिष्ट हैं, बल्कि छोटी छोटी बातों के लिए भी हमेशा आभारी रहते हैं। वह देवेंद्र मुर्मू और बाकियों से बेहतर लगते हैं। राघव मेहरा ने सोचा कि आरव के चरित्र के साथ उसकी खेती देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों की तुलना में बेहतर होनी चाहिए। इस घटना के कारण राघव मेहरा को आरव के बारे में अच्छा महसूस होने लगा और अंततः उसने आरव को दोपहर के भोजन के लिए रुकने के लिए कहा। दोपहर के भोजन के बाद आरव जाने लगा। इस समय आरव हतप्रभ सा बाहर खड़ा था, एक बार फिर सोच रहा था कि क्या वह सपना देख रहा है। उन्होंने गेट के सामने राघव मेहरा की ओर देखा, 90 डिग्री झुके और कृतज्ञता से कहा, वरिष्ठ, मैं आपकी दयालुता के लिए अपना आभार व्यक्त नहीं कर सकता। अगर भविष्य में आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे बताएं और मैं आपके लिए उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। आरव बहुत उत्साहित था और उसका चेहरा कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसके डेंटियन में बच्चे की छाया अब 5वें हिस्से तक भर गई है। इस पोस्ट के पिछले मालिकों द्वारा छोड़ी गई जेड पर्चियों में पृथ्वी के अमर क्षेत्र के बारे में अभिलेख हैं। सांसारिक अमर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद यदि कोई अमर शिशु क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता है तो सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी 100 वर्षों की आवश्यकता होगी। वह भाग्यशाली था। उसने सिर्फ 2 तरबूज और एक बार खाना खाया और 20 साल का समय बचा लिया। इस समय उसे तानाशाह अमर सम्राट के शब्द याद आए, वरिष्ठों के मार्गदर्शन से अमर शिशु क्षेत्र तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। शुरू में उन्हें लगा कि यह अतिशयोक्ति है। अब अंततः उसे पता चल गया कि यह बात कितनी सच थी। अगर वह कुछ दिन और यहाँ रहे, मुझे डर है कि मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ। बेशक वह जानता है कि लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। वरिष्ठों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया और उन्हें अवसर दिए। इसका कारण ये था कि वे उनकी विनम्रता और चरित्र को महत्व देते थे। यदि वह यहाँ रहने का बहाना ढूंढता है और अपने स्वार्थ के लिए वरिष्ठ नागरिकों को परेशान करता है तो संभवतः यह उससे कहीं अधिक परेशानी होगी जितनी कि यह इसके लायक है।
झुकने के बाद आरव अलविदा कहने लगा और वहीं गायब हो गया। राघव मेहरा ने चेहरे पर मुस्कान लिए गायब होते आरव को देखा। श्री लांग अब तक मिले सबसे विनम्र और शिष्ट व्यक्ति हैं। उनके साथ बातचीत करना सबसे सहज अनुभव है। अभी अभी अनिका सूरी ने जो खाना बनाया था वह बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन आरव ने फिर भी धीरे धीरे और आराम से खाया। ऐसी असाधारण साधना देखकर राघव मेहरा को आश्चर्य हुआ कि क्या आरव अमर हो गया है। उन्होंने देखा था कि देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग कितने पागल थे, इसलिए वह निश्चिंत था कि यह बूढ़ा आदमी लांग देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों से अधिक शक्तिशाली होगा। आखिरकार उनके मन और स्वभाव स्पष्टतः एक ही स्तर पर नहीं हैं। दरअसल ऐसा नहीं था कि आरव जल्दी खाना नहीं चाहता था, बल्कि असल में वह जल्दी खाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। आखिरकार उसके सामने बैठा व्यक्ति ही वह था जो अमर सम्राट को किसी भी समय घुटने टेकने पर मजबूर कर सकता था। उसके पास सतर्क रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आरव को विदा करने के बाद राघव मेहरा आंगन में चला गया, लेकिन इस क्षण वह रुक गया। उसकी आंखें चमक उठीं। सिस्टम, यह मिशन क्या है? उन्होंने वास्तव में मिशन को शुरू किया। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अपडेट के लिए आग्रह करना और अच्छी समीक्षा देना मेरे लक्षणों को दूर करने में मदद करता है। परिलोक, एक विशाल महल के सामने अत्याचारी अमर सम्राट विक्रम सूरी चुपचाप प्रकट हुए। वह उस समय मुस्कुरा रहा था। अपनी बेटी से मिलने का तो जिक्र ही नहीं, जिसे उन्होंने कई वर्षों से नहीं देखा था। उन्होंने ये भी पाया कि उनकी बेटी एक बहुत शक्तिशाली आदमी के साथ संबंध बना रही थी। एकमात्र दुख की बात यह है कि उसकी बेटी उसे याद नहीं करती, लेकिन उनका मानना था कि बहुत जल्द ही उनकी बेटी उन्हें याद कर लेगी। 1 महीने में फिर से जियाओ लिंग से मिलो। विक्रम सूरी के चेहरे पर स्नेहपूर्ण भाव था। दूसरी बात जिस पर उन्हें दुख हुआ वह ये थी कि वह सीनियर की शतरंज की बिसात पर शतरंज का मोहरा नहीं थे। अब ऐसा लगता है कि उनकी बेटी ही शतरंज का सबसे महत्वपूर्ण मोहरा और जीत की कुंजी होनी चाहिए। उसने उसे वो सब कुछ सिखाया जो वो जानता था। वाह, उसकी बेटी भविष्य में अपनी पूर्ववर्तियों की तरह ही मजबूत बनेगी। ये सोचकर ही उसे अच्छा लगता है। विक्रम सूरी कुछ कदम आगे बढ़े और अचानक उन्होंने पाया कि कोई उनके सामने खड़ा है। जब उसने इस आदमी को देखा तो वह भौंचक्का रह गया। उसके चेहरे पर घृणा का भाव भी स्पष्ट था। झाओ कुन ने विक्रम सूरी को वापस आते देखा, दौड़कर उनके पास गया और आदरपूर्वक झुककर कहा, अमर सम्राट, आप वापस आ गए। ये कहते हुए उन्होंने विक्रम सूरी की ओर देखा। अनिका सूरी नहीं मिली, लेकिन उसने ये भी सोचा कि शायद विक्रम सूरी ने अनिका सूरी को ढूंढ लिया था, लेकिन विशेष कारणों से उसे अपने साथ नहीं लाया। विक्रम सूरी ने झाओ कुन की ओर देखा, ठंडी सांस ली और कहा, क्या बात है? झाओ कुन को अचानक बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि क्या अमर सम्राट ने परी अनिका सूरी को ढूंढ लिया है? विक्रम सूरी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं। झाओ कुन ने पलकें झपकाईं, ये सोचकर कि यह असंभव था। क्या मैं कुछ लोगों को अमर सम्राट की मदद के लिए नीचे भेज सकता हूँ? झाओ कुन को लगा कि यह उस दुनिया में होना चाहिए। ये सुनकर विक्रम सूरी का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। झाओ कुन, मैं तुम्हें ये सिर्फ एक बार कह रहा हूँ। आज के बाद अगर तुमने फिर कभी मेरे यहाँ आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें हर बार पीटूंगा। और अगर तुमने फिर कभी किसी को उस नश्वर लोक में भेजने की हिम्मत की, चाहे तुम अमर कलाकृतियाँ ढूंढ रहे हो या कुछ और, जब तक मुझे पता चलेगा कि तुम्हारे संप्रदाय का कोई व्यक्ति नीचे जाने की हिम्मत करता है, मैं तुम्हारे पूरे संप्रदाय का सफाया कर दूंगा। समझ रहे हो? विक्रम सूरी ने ठंडे स्वर में धमकी दी। बोलते बोलते उसकी आंखें और भी उग्र हो गईं। झाओ कुन भयभीत हो गया, उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया और उसके पैर कांपने लगे। ये क्या हो रहा है? मैं कहता हूँ, क्या तुम समझ गए? ये देखकर कि झाओ कुन ने जवाब नहीं दिया, विक्रम सूरी ने अचानक अपनी साधना जारी कर दी। एक क्षण में ही पूरे आकाश का रंग बदल गया, जमीन भी हिल गई। झाओ कुन इतना डर गया कि वह लगभग गिर पड़ा और जल्दी से बोला, मैं समझ गया, मैं समझ गया। विक्रम सूरी चिल्लाया, बाहर निकलो। झाओ कुन घबराकर भाग गया। झाओ कुन को गायब होते देख विक्रम सूरी ने फिर से नागभान सिकुड़ी। अभी जब वह सीनियर के यार्ड में घुटने टेक रहा था तो उसने गोल्डन विंग अमर हथियार देखा। दूसरे शब्दों में, ये स्वर्णपंख अमर हथियार पूर्ववर्ती की संपत्ति बन गया है।
यदि यह आदमी और लोगों को यहाँ भेजता है तो इससे न केवल सीनियर को परेशानी होगी बल्कि उसकी बेटी की पढ़ाई भी बाधित हो सकती है। यदि वह अपनी इच्छा से हत्या नहीं कर सकता था और बदनाम नहीं हो सकता था तो वह अभी झाओकुन को मारना चाहता था। जहाँ तक कुछ समय पहले किए गए उनके वादे का सवाल है तो उन्होंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। अपना वादा नहीं निभा रहे। बेशर्म, मैं बेशर्म हूँ और खुश हूँ। कायल नहीं, आओ और मुझे काटो। विक्रम सूर्य करते हुए हॉल में आए। नश्वर संसार में प्रकाश का शहर। इस समय यह विशाल शहर अत्यंत हलचल भरा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शूशन अमर अकादमी से कोई आज शिष्यों की भर्ती करने आया था। लोग यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि गुआंगजोंग शहर में सबसे अच्छा शैक्षणिक माहौल है और कई माता पिता अच्छी तरह से शिक्षित हैं। बचपन से ही अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर कई युवाओं में पढ़ने और अध्ययन में अच्छी प्रतिभा होती है। इस समय गुआंगजोंग शहर में एक हवेली के अंदर, यह नगर प्रभु का भवन है। अधिकारियों के एक समूह ने गेट को घेर लिया और दर्शकों को अंदर जाने से रोक दिया। केवल 18 वर्ष से कम आयु के युवा जो विद्वानों जैसे दिखते हों उन्हें ही प्रवेश की अनुमति है। एक दिन की यात्रा के बाद ज्ञान प्रकाश अंततः गुआंगजोंग शहर पहुंचे। वह अब सिटी लॉर्ड्स हवेली के बाहर है। बिना इंतजार किए वह अपना बैग पीठ पर लादे प्रवेश द्वार तक गया और कतार में खड़ा हो गया। उसके सामने पहले से ही युवाओं का एक समूह कतार में खड़ा था। जल्द ही वह लोगों के एक समूह का पीछा करते हुए सिटी लॉर्ड के भवन में पहुंच गया। हवेली के सामने एक लंबा रास्ता है, अंत में एक हॉल है और मार्ग के बीच में एक कतार थी। गलियारे के 2/3 हिस्से तक पहुंचने के बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी मेज पर एक फीके रंग का पत्थर रखकर बैठा था। जब भी कोई युवक आता तो वह अधेड़ उम्र के व्यक्ति के निर्देशानुसार आगे बढ़कर पत्थर को छू लेता। उनमें से आधे से सुस्त पत्थर चमक उठेंगे, लगभग सभी एक ही रंग के। ये लोग वहां से गुजरकर हॉल में जा सकते हैं। शेष आधे लोग पत्थर में कोई भी परिवर्तन करने में पूरी तरह असमर्थ थे और ये लोग उसी रास्ते से वापस लौट सकते थे और नगर प्रभु के भवन से बाहर निकल सकते थे। कुछ देर लाइन में इंतजार करने के बाद ज्ञान प्रकाश की बारी आगे बढ़ने की आई। वह जानता था कि वह पत्थर क्या था। यह एक ऐसा खजाना है जिसका उपयोग ये जांचने के लिए किया जाता है कि क्या किसी व्यक्ति की जड़ें आध्यात्मिक हैं। इससे पहले वह कभी मूल्यांकन के लिए पर्वताश्रय संप्रदाय में नहीं गए थे, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि उनकी जड़ें आध्यात्मिक हैं या नहीं। अब जैसा निर्देश दिया गया था उसने हाथ बढ़ाकर पत्थर को छुआ। जब वह चिंतित था तो पत्थर पर रोशनी चमक उठी। हरा, ठीक है, अंदर जाओ, अधेड़ उम्र के आदमी ने उदासीनता से कहा। ज्ञान प्रकाश ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को प्रणाम किया और फिर हॉल की ओर चल पड़े। ज्ञान प्रकाश ने गहरी सांस ली और हॉल में चले गए। इस समय यहाँ एक छोटी टीम भी मौजूद है। वह पंक्ति के अंत में था। सामने 3 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष खड़े हैं। एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी मेज पर एक मोटी किताब लेकर बैठा था। आगे आने वाले प्रत्येक युवा को पुस्तक को छूना होगा और अपनी आंखें बंद करनी होंगी। अन्य 2 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष एक तरफ बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक इस हवेली का मालिक है जो गुआंगजोंग शहर का स्वामी है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ज्ञान प्रकाश की बारी आई। वह फिर घबरा गया। आपका भविष्य सफल होगा या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने ज्ञान प्रकाश की ओर देखा और उदासीनता से कहा, किताब पर हाथ रखो, आंखें बंद करो और जो ज्ञान तुमने सीखा है उसके बारे में सोचो। अगर तुम्हें कुछ भी महसूस हो तो बस उस भावना का अनुसरण करो और उसे पूरा करो। ज्ञान प्रकाश ने कांपते हुए सिर हिलाया और अपना हाथ किताब पर रख दिया। अधेड़ उम्र के आदमी ने देखा कि ज्ञान प्रकाश के हाथ अभी भी कांप रहे थे और उसके चेहरे पर कुछ तिरस्कार झलक रहा था। एक और कायद जो अभ्यास करना चाहता है वह हास्यास्पद है। ज्ञान प्रकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने राघव मेहरा से सीखे ज्ञान और उससे प्राप्त अनुभूति के बारे में सोचना शुरू किया। थोड़ी देर बाद, यद्यपि उसकी आंखें बंद थीं, उसने पाया कि उसकी दृष्टि अचानक स्पष्ट हो गई। उसने एक धुंधला, पुनर्तः सफेद स्थान देखा और अंतरिक्ष में एक सुनहरी किताब चुपचाप तैर रही है। जो है सामने रखो। इसी समय एक आवाज सुनाई दी, मानो सामने रखी किताब बोल रही हो। ज्ञान प्रकाश को उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की बात याद आ गई और वह आगे बढ़ने लगा।
जल्द ही वे स्वर्ण पुस्तक के सामने पहुंच गए और इसी क्षण पुस्तक अचानक खुल गई। धमाका! अचानक पूरे स्थान में अंतहीन सुनहरी रोशनी फैल गई। हॉल के अंदर, जो पहले शांत था, अचानक भिनभिनाने की आवाज आई। ज्ञान प्रकाश पर एक सुनहरी रोशनी छा गई, जिसकी आंखें अभी भी बंद थीं। सोना, सुनहरी रोशनी, यह असंभव है। अधेड़ उम्र का वह व्यक्ति जो अभी तक ज्ञान प्रकाश का तिरस्कार कर रहा था, अचानक असंतुलित हो गया और धड़ाम से अपनी कुर्सी से गिर पड़ा। ये बहुत बड़ा हंगामा है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। शहर के स्वामी के साथ बैठा मध्यम आयु का व्यक्ति अचानक खड़ा हो गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक कन्फ्यूशियस ऋषि की प्रतिभा। ये वास्तव में एक कन्फ्यूशियस ऋषि की प्रतिभा है। इस समय उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी छाती धड़क उठी। ज्ञान प्रकाश को अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। पुकारना, उसने एक सांस छोड़ी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी गर्म पानी के झरने में नहा रहा हूँ, बहुत आरामदायक। तब उसने अपने सामने जमीन पर बैठे अधेड़ उम्र के आदमी की ओर देखा। सर, आप क्या कर रहे हैं? वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। ये किस लिए है? जमीन पर बैठा अधेड़ उम्र का आदमी इस समय भी कोई प्रतिक्रिया देने में असमर्थ था। मेरे सामने जो युवक है, उसमें सचमुच बहुत भयानक प्रतिभा है। एक कन्फ्यूशियस ऋषि की प्रतिभा। ऐसी प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति के लिए भविष्य में सर्वोच्च उपलब्धि कन्फ्यूशियस ऋषि के स्तर तक पहुंचना हो सकता है। उनकी कन्फ्यूशियस और ताओवादी अभ्यास पद्धति आध्यात्मिक जड़ों की ताकत की परवाह नहीं करती है। जब तक आध्यात्मिक जड़ें हैं, ये पर्याप्त है। कन्फ्यूशियस और ताओवादी अभ्यास की प्रतिभा 18 वर्ष की आयु से पहले अर्जित ज्ञान पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, इसकी खेती की जा सकती है। यही कारण है कि उनका सुशांत ज़ियानयुवान इतना शक्तिशाली है, क्योंकि वे कम उम्र से ही प्रतिभाओं को विकसित कर सकते हैं। प्रतिभा के 5 स्तर हैं, क्रमशः कन्फ्यूशियन, कन्फ्यूजियनिस्ट, कन्फ्यूशियन जनरल, कन्फ्यूशियन सम्राट, कन्फ्यूशियन संत। उन्होंने सोचा कि इस छोटे से शहर में आना और कन्फ्यूशियस स्तर की प्रतिभा वाले विद्वान को पाना पहले से ही एक आशीर्वाद था। अप्रत्याशित रूप से एक कन्फ्यूशियस ऋषि की प्रतिभा वाले व्यक्ति की खोज हुई। यह एक ऐसी प्रतिभा है जो हजारों वर्षों में एक बार ही प्रकट होती है। परिलोक में भी यह एक दुर्लभ दृश्य है जो कुछ हजार वर्षों में एक बार ही घटित होता है। ये सही है, शुशन ज़ियानयुवान। इसमें ज़ियान शब्द दर्शाता है कि यह बल सरल नहीं है। इस नश्वर दुनिया के अलावा परी दुनिया में शुशान ज़ियानयुवान की शक्ति है। मैंने सुना है कि अन्य नश्वर लोकों में भी शुशन अमर मंदिर हैं। इस समय ज्ञान प्रकाश की अद्भुत प्रतिभा को देखकर इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ज्ञान प्रकाश के सामने बैठा अधेड़ व्यक्ति इतना बेकाबू हो गया था। यदि सुशांत ज़ियानयुवान का कोई भी व्यक्ति इस दृश्य को इतने करीब से देखता तो संभवतः उसे भी उसके जैसा ही महसूस होता। लेकिन उस समय वह अधेड़ उम्र का आदमी बहुत शर्मिंदा था। आखिरकार कुछ समय पहले ही तो उन्होंने ज्ञान प्रकाश का तिरस्कार किया था। नगर के स्वामी के बगल में बैठा मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति तेजी से ज्ञान प्रकाश के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरे प्यारे दोस्त, शुशन अमर अकादमी में आपका स्वागत है। ज्ञान प्रकाश की आंखें चमक उठीं। मैं उत्तीर्ण हुआ। जब लाइन में खड़े युवाओं के एक समूह ने ये सुना तो वे ईर्ष्या से भर गए। वे इस परीक्षा के उतार चढ़ाव के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन इन दो अधेड़ उम्र के लोगों का धैर्य खोना देखकर प्रतिभा बहुत मजबूत होनी चाहिए। युवा दोस्त, कृपया तैयार हो जाओ। मुझे डीन का नकली शरीर अभी नीचे लाना है। तुम्हें बाद में हमारे डीन के कुछ सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं। क्या ये ठीक है? अधेड़ उम्र का वह आदमी इस समय बहुत विनम्र था। उसे डर था कि ज्ञान प्रकाश असंतुष्ट हो जाएगा। ज्ञान प्रकाश की ऐसी प्रतिभा का पता चलने के बाद उन्हें पता चल गया था कि ज्ञान प्रकाश भविष्य में निश्चित रूप से असाधारण उपलब्धियां हासिल करेगा। हो सकता है कि जब मैं अकादमी जाऊं तो डीन मुझे तुरंत प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार कर लें, और वह भविष्य में निश्चित रूप से एक दिग्गज बन जाएगा। आपको पहले से ही ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेनी चाहिए। ज्ञान प्रकाश ने दूसरे पक्ष की विनम्रता को देखा, पलकें झपकाईं और जल्दी से सिर हिला दिया। यद्यपि वह इस बात से उलझन में था कि डीन जैसे बड़े व्यक्ति नकली शरीर में क्यों आएंगे, फिर भी वह इस बड़े व्यक्ति को देखना चाहता था और महान ईश्वर की महिमा की प्रशंसा करना चाहता था। सहमति मिलने के बाद मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जल्दी से अंगूठी से एक धातु का गोला निकाला।
वह मुंह में कुछ बुदा रहा था। उन्होंने धातु क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा भी डाली। फिर एक लंबा इंतजार शुरू हुआ। एक अगरबत्ती के बाद अचानक प्रकाश की एक किरण ऊपर की ओर प्रक्षेपित हुई। इसी समय ऊपर एक छाया दिखाई दी। यह एक बूढ़ा आदमी है। वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, उनके बाल हल्के थे और उनकी दाढ़ी छाती तक पहुंच रही थी, तथा वह बहुत सुंदर दिख रहे थे। जब दो मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों ने प्रेत को आकार लेते देखा तो उन्होंने उसे प्रणाम किया और सम्मानपूर्वक कहा, नमस्कार, डीन। इस समय बूढ़ा आदमी बहुत अधीर लग रहा था और उसका सुरुचिपूर्ण स्वभाव अचानक गायब हो गया। वह प्रतिभाशाली कन्फ्यूशियस संत कहाँ है? मुझसे झूठ मत बोलो। दोनों अधेड़ उम्र के लोगों ने ज्ञान प्रकाश की ओर देखा और कहा, यही युवक है। छाया ने ज्ञान प्रकाश की ओर देखा और उसके चेहरे पर अचानक एक सौम्य मुस्कान आ गई। उसके चेहरे के भाव इतनी तेजी से बदल गए कि आसपास खड़े लोग अवाक रह गए। युवक, क्या मैं आपका अंतिम नाम जान सकता हूँ? छायादार बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। ज्ञान प्रकाश ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और कुछ निराश महसूस किया। उन्होंने सोचा कि सुशांत ज़ियानयुवान का डीन श्री मेहरा जैसा दिखने वाला व्यक्ति था। जब मैंने उन्हें इस समय देखा तो मुझे लगा कि यह डीन श्री मेहरा से 1% भी अच्छा नहीं है। लेकिन दूसरे पक्ष के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने फिर भी कहा, छात्र ज्ञान प्रकाश, जिमो, उस किताब को फिर से छुओ और मुझे उसे दिखाने दो। जीमो ने यह बात बहुत कुशलता से चिल्लाकर कही। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हों। ज्ञान प्रकाश ने सिर हिलाया और उसे फिर से छूने की कोशिश की, जैसा कि उसने शुरू में किया था। कुछ ही क्षण बाद उसके शरीर से एक सुनहरी ज्योति निकलने लगी। छायादार बूढ़े आदमी ने यह दृश्य देखा और उसका शरीर उत्तेजना से कांपने लगा। एक कन्फ्यूशियस ऋषि से कैसा उपहार! एक कन्फ्यूशियस ऋषि से कैसा उपहार! प्रेत जोर से चिल्लाया। वह इतना उत्तेजित हो गया कि अपना संयम खो बैठा। ज्ञान प्रकाश ने भी आंखें खोलीं और चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। अरे, क्या ये डीन है? श्री मेहरा की तुलना में इसमें बहुत अंतर है। छाया कुछ देर तक खुश रही, फिर उसने ज्ञान प्रकाश की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, जीमो, क्या तुम बचपन से ही स्वयं सीख रहे हो या तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए कोई गुरु है? इसे स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है। इस नश्वर संसार में कुछ महान विद्वान भी छिपे हुए हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों ने कई वर्षों तक अध्ययन किया हो और अंततः उन्हें कुछ ऐसा समझ में आया हो जिसे अन्य लोग नहीं समझ सकते। यद्यपि ऐसे लोगों के पास कोई साधना नहीं होती और वे साधारण अभ्यासियों के लिए किसी काम के नहीं होते, फिर भी वे अपने सुशांत ज़ियानयुवान के लिए एक खजाना होते हैं। वे इन लोगों से कोचिंग मांग सकते हैं। आखिरकार उनके दिल में कलम और स्याही है और वे कुछ प्रतिभाशाली प्रतिभाओं को विकसित कर सकते हैं। और उन्हें लगा कि ज्ञान प्रकाश को पढ़ाने वाले व्यक्ति के पास भी कुछ होना चाहिए। लेकिन यह अधिक होना चाहिए क्योंकि ज्ञान प्रकाश की प्राकृतिक पूंजी बहुत अधिक है। वह सादृश्य के माध्यम से अन्य स्थितियों के बारे में अनुमान लगा सकता है और उसमें समझने की प्रबल क्षमता है। तभी कन्फ्यूशियस और ताओवादी अभ्यास के लिए ऐसी शक्तिशाली प्रतिभा को पोषित किया जा सकता है। ज्ञान प्रकाश ने अपनी बात छिपाई नहीं और कहा, मैंने 13 साल की उम्र में पढ़ना शुरू किया था। पिछले 4 सालों से मैं एक गुरु से सलाह ले रहा हूँ। ये गुरु ज्ञानी और सुशिक्षित हैं। अगर उनमें कोई साधना है तो मुझे लगता है कि वे कन्फ्यूशियस ऋषि हैं। ज्ञान प्रकाश के चेहरे पर उत्सुकता की झलक दिखाई दी। ज्ञान प्रकाश की बात सुनकर छाया को हंसी आ गई। आखिरकार वह अभी भी बच्चा ही है। कन्फ्यूशियस ऋषि आ गए हैं। हालांकि कुछ तो होना चाहिए। तो क्या आपके पास उनकी कविताओं के कुछ नोट्स हैं जो आप मुझे पढ़कर सुना सकें? उस छायादार बूढ़े व्यक्ति को उस व्यक्ति के ज्ञान के स्तर को देखना था जिसका उल्लेख ज्ञान प्रकाश कर रहे थे। अगर यह व्यक्ति कविता लिख सकता है तो उसकी 1-2 कविताएं सुनकर उसका स्तर बताया जा सकता है। फिर हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या उन्हें अपने कॉलेज में पढ़ाने के लिए आमंत्रित करना आवश्यक है। ज्ञान प्रकाश ने खुलकर कहा, श्री मेहरा ने अनगिनत कविताएं लिखी हैं। मुझे आश्चर्य है कि डीन उनमें से कितनी सुनना चाहेंगे। अनगिनत कविताएं लिखीं। हे, सिर्फ 2 गाने, छायादार बूढ़े आदमी ने कहा। वह पहले से ही जानता था कि असंख्य शब्द का अर्थ यह है कि इस व्यक्ति के लिए उसके मन में संभवतः ज़्यादा जगह नहीं है। किसी व्यक्ति के लिए 1 या 2 कविताएं लिखना ही काफ़ी है जो उसके जीवन काल में आगे बढ़ सकती हैं। जब बात कविता की आती है तो जितना अधिक उतना अच्छा।
ज्ञान प्रकाश ने सिर हिलाया और एक कविता सुनाई जो श्री मेहरा ने उन्हें पहली बार सिखाई थी। शांत रात्रि विचार। ज्ञान प्रकाश की आवाज़ गर्मजोशीपूर्ण और भावुक है। एक कविता शीघ्रता से सुनाई गई। घर की याद की भावना कविताओं से परे भी बहती है। कविता समाप्त करने के बाद उन्होंने छायादार बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा और कहा, दीन कैसा है? लेकिन अगर उसने प्रेत की तरफ न देखा होता तो ठीक रहता। इस वक्त प्रेत के हाव भाव देखकर वह दंग रह गया। दीन, आपकी आंखें ऐसी क्यों लग रही हैं जैसे वे जमीन पर गिरने वाली हैं? ज्ञान प्रकाश को लगा कि दूसरे व्यक्ति की अभिव्यक्ति अद्भुत थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी छिपी हुई जगह पर किसी नुकीली चीज से छेद किया गया हो। इससे आंखें चौड़ी हो जाती हैं, मुंह खुला रह जाता है और चेहरा भय से भर जाता है। न केवल वह छायादार बूढ़ा आदमी बल्कि वे लोग भी जिन्होंने यहाँ कुछ कविताएं सीखी थीं, इस कविता को सुनकर दंग रह गए। एक कविता लिखी गई है। उन्होंने पाया कि उनके दिल किसी बात से हिल गए थे। वह छायादार बूढ़ा आदमी तुरंत होश में आ गया। वह क्षण भर के लिए अवाक होकर ज्ञान प्रकाश की ओर देखने लगा और उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो गया। वह अपने पिछले विचारों से शर्मिंदा था। उसने गहरी सांस ली, ये जानते हुए कि उसे इस समय शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। लेकिन पूछते रहो, ये कविता सचमुच अद्भुत है। यहाँ तक कि कन्फ्यूशियस संतों के स्तर के गुरुओं द्वारा लिखी गई कविताएं भी इस कविता से थोड़ी ही कमतर हैं। उन्होंने इससे पहले इतनी आकर्षक और भावनात्मक कविता कभी नहीं सुनी थी। दूसरे शब्दों में, ये कविता एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी और अभी तक जनता के लिए प्रकाशित नहीं हुई है। आखिरकार, यह असंभव है कि उन्होंने प्रकाशित कविताओं के बारे में नहीं सुना हो। जिमो, क्या तुम्हें यकीन है कि यह कविता उस शिक्षक ने लिखी है जिसने तुम्हें पढ़ाया था? वह सांवला बूढ़ा आदमी गंभीरता से ज्ञान प्रकाश को घूरने लगा। इस समय वह शुरुआत की तुलना में थोड़ा अधिक विश्वसनीय लग रहा था। वह कुछ दीन जैसा दिखता है। ज्ञान प्रकाश ने उस छायादार बूढ़े व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन देखा और उसके मुंह के कोने थोड़े से सिकुड़ गए। उन्होंने ये भी महसूस किया कि दीन श्री मेहरा को नीची नज़र से देखते थे। इस समय उनके भावों में आए परिवर्तन से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे कविता से पूरी तरह अभिभूत हो चुके थे। हालांकि ये तो श्री मेहरा द्वारा सिखाए गए गीतों में से एकमात्र गीत था। ऐसी और भी कई अच्छी कविताएं हैं जो उन्होंने अपने दिल में याद कर रखी हैं। ज्ञान प्रकाश ने कहा, ये कविता श्री मेहरा ने पढ़ाई थी और इस कविता के अलावा अन्य कविताएं भी हैं। छायादार बूढ़े आदमी ने जल्दी से कहा, तो फिर एक और सुनाओ। जब अन्य लोगों ने ये सुना तो वे सभी उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा करने लगे और कान खड़े कर लिए। वे भी दोबारा सुनना चाहते हैं। ज्ञान प्रकाश ने सिर हिलाया और वह कविता सुनाई जो राघव मेहरा ने कुछ समय पहले उन्हें अलविदा कहते समय सुनाई थी। ज्ञान प्रकाश अपने गृहनगर को छोड़ने की भावना को गहराई से समझते हैं। इस समय भी उन्होंने इसे भावुकता के साथ पढ़ा। जब उन्होंने इसे पढ़ना समाप्त किया तो आसपास का वातावरण इतना शांत था कि पिंग गिरने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस छायादार बूढ़े आदमी को फिर से कहीं चाकू मारा गया हो। वह मूर्खतापूर्वक अपना मुंह खोले खड़ा था। फिर वह जल्दी से जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसकी खेती में सचमुच थोड़ा सुधार हुआ था। वह तो ये भी भूल गया था कि उसे अपनी खेती स्थानांतरित किए हुए कितना समय हो गया था। लेकिन इस समय कविता सुनने का वास्तव में ऐसा प्रभाव होता है। ये सचमुच डरावना है। वह छायादार बूढ़ा आदमी उत्साहित तो दिख रहा था लेकिन साथ ही विस्मय में भी था। जिमो, अगर ये दोनों कविताएं उस मिस्टर मेहरा ने लिखी हैं जिनका तुमने जिक्र किया है, तो वह निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ज्ञान प्रकाश ने सिर हिलाया। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि श्री मेहरा कन्फ्यूशियस ऋषि का पुनर्जन्म है। तथापि श्री मेहरा हमेशा कहते थे कि वे एक साधारण व्यक्ति हैं। छायादार बूढ़े आदमी ने आगे कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि वह कहाँ रहता है। मुझे लगता है मुझे उससे मिलने जाना चाहिए। अगर संभव हो तो हमारी अकादमी उसे पढ़ाने के लिए आमंत्रित करना चाहेगी। छाया में छिपे बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में सोचा था कि ये दोनों कविताएं ज्ञान प्रकाश द्वारा उल्लिखित श्री मेहरा द्वारा चोरी की गई होंगी। बेशक ये भी संभव है कि वह आदमी सचमुच मास्टर हो, और यह जानने के लिए कि यह असली है या नकली, उसे बस एक नज़र डालने की ज़रूरत है। ज्ञान प्रकाश ने कहा,
यह मेरे गृहनगर में है। छायादार बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और कहा, वहां रुको, मैं 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर उसने जल्दी से कनेक्शन काट दिया। शांतिपुर, एक साधारण आंगन के अंदर राघव मेहरा कुर्सी पर लेटे हुए आसमान में थोड़ा झुके हुए सूरज को देख रहे थे। अनिका सूरी राघव मेहरा के बगल में झुकी हुई थी और वास्तव में ऊँघ रही थी। राघव मेहरा को लगा कि यह सादा जीवन ठीक है। 5 साल बाद भी मुझे अब भी यह उबाऊ नहीं लगता। राघव मेहरा ने क्षितिज की ओर देखा, उसकी भौहें अचानक सिकुड़ गईं और उसने आह भरी। यह मिशन थोड़ा कठिन है। इस बार व्यवस्था द्वारा दिया गया कार्य उसे एक संप्रदाय स्थापित करने देना था और इसका नाम उनके नाम पर रखा जाना चाहिए। इसे हियान संप्रदाय कहा जाता है। यहाँ तक कि खुद राघव मेहरा भी यह नाम सुनकर असहज महसूस करने लगे। और उसके पास कोई खेती नहीं है। आखिर यह संप्रदाय क्या है? बेशक उन्होंने देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों से मदद मांगने के बारे में भी सोचा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों के साथ उनके रिश्ते इस स्तर तक पहुंच पाएंगे या नहीं। इसके अलावा पास में एक संप्रदाय खोलने का मतलब होगा पर्वताश्रय संप्रदाय से व्यवसाय चुराना। इसके अलावा वह पर्वताश्रय संप्रदाय के पूर्वज हैं। दरअसल अब तक राघव मेहरा को यह समझ नहीं आया कि उन्हें पूर्वज की उपाधि कैसे मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा कि देवेंद्र मुर्मू और बाकी लोग क्या सोच रहे हैं। जाहिर है उसमें कोई साधना नहीं है, वह उड़ नहीं सकता और उसमें ज्यादा ताकत भी नहीं है। यह इससे अधिक साधारण नहीं हो सकता। वह इसके बारे में सोच भी रहा था। शायद देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों ने बहुत अधिक अभ्यास किया था और वास्तव में ऊब गए थे, इसलिए उन्होंने उसके साथ बंदर जैसा व्यवहार किया और उसे धोखा दिया। वे बंदर को कुछ बेवकूफ़ी करते देखना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर कुछ अमीर लोग इतने ऊब जाते हैं कि वे दूसरों के साथ चालाकी करते हैं और दूसरों पर हंसते हैं। खैर कोई बात नहीं। अगली बार जब देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग आएंगे तो मैं बेशर्मी से उनसे पूछूंगा कि क्या वे मुझे एक संप्रदाय बनाने में मदद कर सकते हैं। राघव मेहरा ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। अभी 3 महीने बाकी हैं, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ें। राघव मेहरा क्षितिज की ओर देखता रहा और इस समय दरवाजे के बाहर पहले से ही 2 आकृतियां खड़ी थीं। सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी, एक सुंदर युवक। ये ज्ञान प्रकाश और शुशन इमोर्टल अकेडमी के डीन जितेंद्र दांडेकर थे। जितेंद्र दांडेकर ने अपने सामने के साधारण आंगन को देखा और कहा, क्या श्री मेहरा, जिनका आपने उल्लेख किया था, यहीं रहते हैं? ज्ञान प्रकाश ने सिर हिलाया। कृपया 1 मिनट रुकिए डीन, मैं मिस्टर मेहरा को फ़ोन करता हूँ। वह बोल ही रहा था कि ज्ञान प्रकाश ने अंदर से पुकारा, मिस्टर मेहरा, क्या आप वहाँ हैं? राघव मेहरा, जो आंगन में स्तब्ध था, ज्ञान प्रकाश की आवाज़ सुनकर दंग रह गया। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अनिका सूरी लेटी हुई थी और सो रही थी, इसलिए वह गेट की ओर दबे पांव चला गया। ज्ञान प्रकाश को देखकर राघव मेहरा थोड़ा हैरान हुआ और बोला, जिमो, क्या तुम वांगजोंग शहर नहीं गए थे? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? तार्किक रूप से कहें तो आगे पीछे जाने में 2 दिन से अधिक समय लगना चाहिए। जब ज्ञान प्रकाश ने राघव मेहरा को देखा तो वह मुस्कुराए और बोले, नमस्ते मिस्टर मेहरा। चिल्लाने के बाद उन्होंने परिचय दिया, श्री मेहरा, मैं शुशन इमोर्टल अकादमी के डीन हैं। डीन आपसे मिलना चाहते हैं। जब राघव मेहरा ने शुशान ज़ियानयुवान शब्द सुने तो वह दंग रह गए। जब उसने डीन शब्द सुना तो वह चौंक गया। डीन यहाँ है, यह नकली होना चाहिए। उसने जल्दी से ज्ञान प्रकाश के बगल में बैठे बूढ़े आदमी की ओर देखा। शुशान ज़ियानयुवान की मुख्य भूमि में उच्च प्रतिष्ठा है। मैंने सुना है कि डीन महाद्वीप के शीर्ष मास्टरों में से एक हैं। सामान्यतः कहा जाए तो ऐसा व्यक्ति ऐसी जगह पर दिखाई नहीं देगा। उससे मिलने आना तो और भी असंभव है। उसने ज्ञान प्रकाश के बगल में बैठे बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा, जो सचमुच अमर था और नश्वर संसार से विरक्त लग रहा था। उन्होंने ये भी पाया कि बूढ़े व्यक्ति के कपड़ों पर 4 शब्द लिखे हुए थे, शुशन अमर अकादमी। वास्तव में राघव मेहरा को बहुत आश्चर्य हुआ और फिर वह उन्हें सम्मानपूर्वक वरिष्ठ कहने ही वाले थे। तथापि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, दूसरा पक्ष आगे बढ़ गया। वह वास्तव में वहां पहले पहुंच गया। चिल्लाया, वरिष्ठ! राघव मेहरा दंग रह गया। जितेंद्र दांडेकर को देखकर, जिनके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था,
वे अपने हाथों को कप के आकार में मोड़ रहे थे और अपने सिर को हाथों से नीचे झुका रहे थे। उनके मुंह के कोने सिकुड़ गए। क्या हो रहा है? इस तरह के विशेषज्ञ मुझे वरिष्ठ भी कहते हैं। उसका सिर चकरा गया था। तभी एक विचार मन में आया, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सचमुच कोई बड़ा आदमी हूँ? राघव मेहरा उस समय उलझन में थे, थोड़ा मूर्खतापूर्ण भी। उन्हें ज्ञान प्रकाश का इतनी जल्दी वापस आना थोड़ा अविश्वसनीय लगा। ये पुष्टि करने के बाद कि वह बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में शुशन अमर अकादमी का डीन था, उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ज्ञान प्रकाश दूसरे पक्ष के नेतृत्व में वापस आ गया होगा। लेकिन अब अमर रूप और असाधारण स्वभाव वाला यह व्यक्ति, जो पहली नज़र में स्पष्ट रूप से एक मास्टर है, लोग उसे देखते ही वरिष्ठ क्यों कहते हैं? उसे तो ये भी संदेह था कि क्या वह सचमुच मास्टर है। लेकिन वह अपनी स्थिति को किसी और से बेहतर जानता है। ये स्पष्ट है कि मुझमें कोई साधना नहीं है। इसकी ताकत एक सामान्य व्यक्ति के समान ही है। यदि आप बहुत अधिक तीव्रता से व्यायाम करते हैं तो कुछ व्यायाम आपको थका सकते हैं। तुम्हें अभी भी खाना पड़ेगा, वरना तुम भूखे रहोगे। उनके और चिकित्सकों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। वह वास्तव में ये समझ नहीं पाया कि ये चिकित्सक ऐसे क्यों थे। दूसरे शब्दों में, जैसा कि ये चिकित्सक उन्हें कहते हैं, वे पूर्ववर्ती हैं। ये संयोग के समान है, लेकिन आम लोगों की समझ से अलग है। लेकिन यह अत्यंत सम्मानजनक नज़र ठीक नहीं है। राघव मेहरा को कुछ समझ नहीं आया, पर उसने जल्दी से कहा, वरिष्ठ, आप मजाक कर रहे हैं। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूँ। उन्होंने वास्तव में शब्द पर जोर दिया। ये सुनकर जितेंद्र दांडेकर दंग रह गए। उसने फिर राघव मेहरा की ओर देखा। इस समय राघव मेहरा को केंद्र में रखकर संपूर्ण विश्व ताओ के सिद्धांतों से भरा हुआ है। वरिष्ठ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? यदि आप नश्वर हैं तो मैं क्या हूँ? लेकिन जैसे ही वह शिकायत करने वाला था, अचानक उसे कुछ याद आ गया। इस नश्वर नगर में एक ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति रहता है, और ये ताओवाद इतना तार्किक है कि जो कोई कहता है कि वह गुरु नहीं है, वह झूठ बोल रहा है। हो सकता है, जैसा ज्ञान प्रकाश ने कहा, वह कोई कन्फ्यूशियस ऋषि हो जो इस दुनिया में आया हो। तो सीनियर, इस तरह से काम करके क्या आप गुप्त रूप से एक विश्व ध्वस्त करने वाली प्रतिभा को उजागर करने और इसे दूसरों से गुप्त रखने की कोशिश कर रहे हैं, या वह अपने दिमाग को विकसित करने के लिए नश्वर क्षेत्र में उतर रहा है? इस समय वह पूरी तरह से निश्चित था कि उसके सामने वाला व्यक्ति एक कन्फ्यूशियस ऋषि होना चाहिए। यदि हम दो कविताओं के आधार पर कोई निर्णय नहीं ले सकते, तो हमारी आंखों के सामने जो दृश्य है वह अकाट्य प्रमाण है। परिलोक में भी उसने इतना भयानक व्यक्ति कभी नहीं देखा था जैसा कि उसके सामने है। ये सही है, उसकी शक्ति वास्तव में अमर शिशु क्षेत्र तक पहुंच गई है, और वह पहले भी अमर क्षेत्र में रह चुका है। हालांकि क्योंकि उसने एक गलती की थी, उसे परी दुनिया में शुशन अमर अकादमी द्वारा नश्वर दुनिया में पदावनत कर दिया गया था, और इससे पहले भी उसे अमर सम्राट से मिलने का सम्मान प्राप्त हो चुका था। लेकिन अमर सम्राट की शैली उतनी डरावनी नहीं है जितनी उसके सामने वाले की है। इस तरह सोचते हुए उसे एक उत्तर सूझा। वरिष्ठ, आपने इस बात पर जोर दिया है कि आप एक नश्वर हैं। बहुत संभव है कि आप बिल्कुल वैसे ही हों जैसा मैंने सोचा था। चाहे ये सिर्फ मेरा अनुमान हो या नहीं, कोई न कोई कारण जरूर होगा। मैं इतना बदकिस्मत नहीं हो सकता कि ऐसे किसी प्राणी को छू सकूं। ये सोचते हुए उन्होंने राघव मेहरा की ओर देखा। उनके चेहरे पर अभी भी असीम सम्मान झलक रहा था, लेकिन उन्होंने कहा, खैर, मैं देख सकता हूं कि वरिष्ठ वास्तव में एक नश्वर है। वरिष्ठ की उपाधि को बदला नहीं जा सकता, यह एक प्रकार का भय है। लेकिन वह ऐसा व्यवहार कर सकता था मानो वह सचमुच इस बात पर विश्वास करता हो। हालांकि इन परिचित शब्दों को सुनने के बाद राघव मेहरा को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि क्या कहें। अरे, आप देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों को जानते हैं, है ना? ये कहा। ये सही नहीं है। इस व्यक्ति को जिमो लाया था, जिसका मतलब है कि जिमो परीक्षा दे रहा है, और उसने खास तौर पर मेरे बारे में पूछा था। क्या जिमो ने उसे वो कविताएं पढ़कर सुनाई जो मैंने उसे सिखाई थीं? और इसे सुनने के बाद उन्हें लगा कि यह एकदम सही है, और उनके मन में एक ऐसी प्रशंसा की भावना उभरी जो सिर्फ विद्वानों में ही हो सकती है। वे उन कविताओं से इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने सच्चे मन से मुझे सीनियर कह दिया। राघव मेहरा को अचानक ये बात सूझी, और जितना अधिक वह इसके बारे में सोचते उतना ही उन्हें ये बात सही लगती।
हर किसी की रुचि अलग अलग होती है। सुशांत ज़ियानयुवान के डीन को पढ़ने का विशेष शौक होगा। इस समय इस क्षेत्र में किसी बहुत मजबूत व्यक्ति से मिलना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कहावत हो, 3 लोगों के बीच एक शिक्षक जरूर होता है। मेरे सामने बैठे डीन का वरिष्ठ शब्द मेरे पहचान वाले लोगों के लिए एक सम्मानजनक उपाधि होना चाहिए। ये सोचकर राघव मेहरा को राहत महसूस हुई। तब मुझे दूसरे पक्ष की मंशा का भी अंदाजा हो गया। वह कविता मांगने के लिए यहाँ आया होगा, या फिर आइए और देखिए कि आपसे अधिक ज्ञान रखने वाले लोग कैसे दिखते हैं। बेशक राघव मेहरा को पूछना पड़ा कि क्या वास्तव में ऐसा ही था। मुझे आश्चर्य है कि डीन यहाँ क्यों हैं? राघव मेहरा ने पूछा। ये सुनकर जितेंद्र दांडेकर ने तुरंत कहा, वरिष्ठ, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मुझे बस जियाओटेंग कहिए। ओह, ये परिचित शब्द सुनकर राघव मेहरा का मुंह फड़क उठा और उसे वर्तमान स्थिति से मिलते जुलते कई दृश्य याद आ गए। तो मैं आपको मिस्टर टेंग कहूँगा। राघव मेहरा ने भी यही बात कही। श्री गोंग, श्री लांग, अब यहाँ श्रीमान टेंग आ रहे हैं। राघव मेहरा कुछ अवाक रह गए। जितेंद्र दांडेकर ने इस बारे में सोचा और सिर हिलाया। चूंकि सीनियर मुझे ऐसा बुलाना चाहते हैं तो ऐसा ही रहने दीजिए। जब उनसे यहाँ आने का उद्देश्य पूछा गया तो उन्होंने सच बताने की हिम्मत नहीं की। वह यहाँ सिर्फ ये देखने आए थे कि क्या श्री मेहरा, जैसा कि ज्ञान प्रकाश ने बताया, वास्तव में सक्षम हैं। यदि कोई हो तो कृपया उनके कॉलेज में जाकर पढ़ाएं। इस समय इस वरिष्ठ को देखकर बहुत संभावना है कि यह कोई कन्फ्यूशियस संत है जो दुनिया में आया है। वह कन्फ्यूशियस संत को शिक्षा देने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह अत्यंत अपमानजनक है। मैं बस आकर सीनियर को श्रद्धांजलि देना चाहता था। इस बार उन्हें देखकर मैं पहले ही संतुष्ट हो चुका हूँ। जितेंद्र दांडेकर ने मुस्कुराने का नाटक किया। ये सुनकर राघव मेहरा की आंख झपक गई। इतना दर्दनाक, बस केवल एक नज़र डाले। अगर आप कोई कविता मांगने आए तो मुझे बता सकते हैं। मैं तुम्हें कुछ गाने गाऊंगा। इसमें गोलमोल बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राघव मेहरा को पता था कि दूसरा पक्ष सिर्फ देखने के लिए नहीं आया था, और उन्होंने सोचा कि दूसरा पक्ष शायद शर्मिला है और यह बात खुलकर नहीं कहना चाहता। ये सोचकर उसने जितेंद्र दांडेकर को एक रास्ता देने का फैसला किया। उसने जितेंद्र दांडेकर की तरफ भौहें चढ़ाते हुए कहा, सच में? इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है। यह ऐसा है जैसे आप कह रहे हों कि आपको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बस कह दीजिए। बस कुछ कविताएं, मैं भी थोड़ा दिखावा करूंगा। हाँ, हालांकि जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो जितेंद्र दांडेकर को यह अलग लगा। जितेंद्र दांडेकर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए और फिर अचानक उनके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। अरे नहीं, जितेंद्र दांडेकर मन ही मन चिल्लाया। पूरा व्यक्ति ऐसा महसूस कर रहा था जैसे कोई चींटी उबलते बर्तन में गिर गई हो। वह सचमुच इस समय खुद को कुछ थप्पड़ मारना चाहता था। ऐसा वरिष्ठ व्यक्ति स्वर्ग के रहस्यों को जानने में सक्षम हो सकता है। उसे यहाँ आने का उद्देश्य बहुत पहले ही पता चल गया होगा, और वह इस समय भी मूर्खतापूर्ण झूठ बोल रहा था। ये तो नितांत अपमानजनक है। अब सीनियर ने सवाल उठाए और मुझे घूरने लगे। अब मैं क्या करूं? राघव मेहरा ने भौहें चढ़ाईं जब उन्होंने देखा कि जितेंद्र दांडेकर अभी भी चुप हैं, मानो संकोच या शर्मिंदगी महसूस कर रहे हों। तुम इतनी शर्मीली क्यों हो? लेकिन इस भौहें को जितेंद्र दांडेकर ने फिर पकड़ लिया। वह इतना डर गया कि उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। मैं रोना चाहता हूँ। राघव मेहरा नहीं चाहते थे कि दूसरा पक्ष खाली हाथ लौटे, इसलिए उन्होंने फिर कहा, टेंग लाओ, आगे बढ़ो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक बार ऐसा कहा गया। जितेंद्र दांडेकर, जो बेहद चिंतित थे, अचानक स्तब्ध रह गए। बोलो, बुरा मत मानना। जितेंद्र दांडेकर की आंखें अचानक चमक उठीं और फिर उन्होंने निर्णायक रूप से अपने पैर मोड़ लिए और जमीन पर घुटने टेक दिए। वरिष्ठ, आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद। मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी वही गलती नहीं करूंगा। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं अपने पाप के प्रतीक के रूप में मर जाऊंगा। जितेंद्र दांडेकर ने 3 उंगलियों से बहुत दृढ़ता से कसम खाई। उसे सचमुच उम्मीद नहीं थी कि सीनियर उसे माफ कर देंगे। ये दृश्य देखकर राघव मेहरा, जिन्होंने जितेंद्र दांडेकर को देने के लिए अभी अभी कई कविताएं सोची थीं, दंग रह गए। पूरा व्यक्ति लकड़ी के टुकड़े में बदल गया और वहीं भावशून्य होकर खड़ा हो गया। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। बड़े भाई, आप क्या कर रहे हैं? मैं स्तब्ध हूँ।
राघव मेहरा सचमुच उलझन में था। यह उससे किस प्रकार भिन्न है जो उसने सोचा था। क्या आप मुझसे कविता लिखने के लिए नहीं कहेंगे? अब आप माफ़ी मांगने के लिए घुटने क्यों टेक रहे हैं? यहाँ तक कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मर भी गया। हम अभी मिले हैं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे ठेस पहुँचे। राघव मेहरा अवाक रह गए। मैं नहीं जानता कि मैं क्या कहूँ। इस समय मैं केवल उसे जल्दी से उठाने में मदद कर सकता था और फिर उससे ये पूछने के लिए तैयार हो सकता था कि वह माफ़ी क्यों मांग रहा है। लेकिन इस समय जितेंद्र दांडेकर खड़े हुए और फिर से झुककर बोले, आपकी क्षमा के लिए धन्यवाद सीनियर। मैं सचमुच आपको दोबारा नहीं देख सकता सीनियर। मैं अब चलता हूँ। बोलते हुए उन्होंने राघव मेहरा की ओर झुककर प्रणाम किया। ऐसा नहीं है कि वह जाना चाहता है, बल्कि ऐसा है कि उसे जाना ही होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि राघव मेहरा को इसका पछतावा होगा या नहीं। जैसा कि कहा जाता है, राजा की सेवा करना बाघ की सेवा करने के समान है। अगर यह मालिक मूडी होता तो गुस्सा छोड़ते ही अगले ही पल फिर से गुस्सा हो जाता। उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी मौत कैसे हुई। अभी कुछ क्षण पहले उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल फटने वाला है। उसकी आंखें खुलना और भौहें चढ़ना ये बताता था कि भय क्या होता है। सौभाग्य से वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और उसे कुछ सहानुभूति और क्षमा मिल गई, अन्यथा वह भी मर सकता था। वह सचमुच अब यहाँ रहने की हिम्मत नहीं कर सका। हो सकता है कि मैं किसी कारणवश इस स्वामी को पुनः नाराज कर दूं और तब मैं निश्चित रूप से मर जाऊंगा। राघव मेहरा अभी भी उलझन में थे, लेकिन उनका दूसरे पक्ष को जाने से रोकने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह केवल सिर हिला सका। जहां तक ज्ञान प्रकाश का सवाल है, वह भी इस समय स्तब्ध थे, राघव मेहरा से भी ज्यादा भ्रमित। विशेषकर वह क्षण जब जितेंद्र दांडेकर घुटनों के बल बैठे। वह अभी भी होश में नहीं आया है। वह समझ नहीं पाया कि डीन ने उसे गलत क्यों कहा। जाहिर है उसने कुछ भी नहीं किया। राघव मेहरा की सहमति मिलने के बाद जितेंद्र दांडेकर ने मन ही मन राहत की सांस ली। फिर उसने ज्ञान प्रकाश की ओर देखा, और अभी इसी क्षण अचानक उसकी आंखों में एक एहसास कौंध गया। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। पता चला कि मेरे सीनियर ने मुझे सिर्फ इसलिए माफ़ नहीं किया क्योंकि मैंने अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर ली थी। ये बहुत संभव है कि वह जीमो को एक एहसान दे रहा है क्योंकि वह यहाँ है। ये सोचकर जितेंद्र दांडेकर ने ज्ञान प्रकाश की ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई उपकारक हो और विनम्रता से कहा, जिमो, क्या तुम मेरे साथ सीधे अकादमी वापस आना चाहते हो या पहले कुछ दिन यहीं रहना चाहते हो? दरअसल अकादमी में तुम्हारे माता पिता के रहने के लिए जगह है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम उन्हें अपने साथ आने दे सकते हो। ये सुनते ही ज्ञान प्रकाश के चेहरे पर आश्चर्य झलक आया और उन्होंने जल्दी से जितेंद्र दांडेकर को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद डीन। जितेंद्र दांडेकर ने भी जल्दी से कहा, जिमो, तुम बहुत विनम्र हो। चलो तुम्हारे माता पिता को लेने चलते हैं। इतना कहने के बाद जितेंद्र दांडेकर ने फिर से राघव मेहरा की ओर देखा और अलविदा कहने के लिए झुके। इस समय राघव मेहरा के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्हें इस बात की खुशी थी कि ज्ञान प्रकाश ने ऐसी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने ज्ञान प्रकाश को भी बड़ा होते देखा। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन 5 साल पहले ज्ञान प्रकाश एक युवा गैंगस्टर था। उस समय वे न केवल अक्सर लड़ते थे, बल्कि जो भी उनके सामने आता था उसे धमकाते भी थे। ज्ञान प्रकाश ने भी राघव मेहरा को सलाम किया और कहा, मिस्टर मेहरा, जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो आपसे मिलने आऊंगा। राघव मेहरा ने हाथ हिलाया, उसे जाने का संकेत दो। दोनों ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़े। राघव मेहरा ने ज्ञान प्रकाश और दूसरे व्यक्ति को जाते हुए देखा, लेकिन इसी समय एक व्यक्ति अचानक उसके पास आ गया। मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। जब मैंने देखा तो पता चला कि वह अनिका सूरी के पिता थे। जैसे ही विक्रम सूरी प्रकट हुए, उन्होंने दरवाजे के बाहर राघव मेहरा को पाया और जल्दी से सलाम किया। नमस्कार वरिष्ठ। राघव मेहरा ने फिर से वरिष्ठ शब्द सुना, कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, आप फिर से वापस क्यों आ गए? राघव मेहरा को इस बात का डर था कि विक्रम सूरी को अनिका सूरी को यहाँ छोड़ने का पछतावा होगा, इसलिए वह अनिका सूरी को ले जाने के लिए वापस आया। विक्रम सूरी ने कहा, मैं वापस गया और कुछ कपड़े लाया जो जियाओ लिंग पहनना पसंद करता था। बोलते हुए वह सम्मानपूर्वक आगे बढ़े, एक स्टोरेज रिंग निकाली और उसे राघव मेहरा को सौंप दिया।
स्टोरेज रिंग को देखकर राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं। यह एक भंडारण अंगूठी निकला। मैंने सुना है कि इसे लगाने के बाद अपनी आंखें बंद करके और उस क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करने पर आप महसूस कर सकते हैं कि अंदर क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको किसी भी प्रकार के साधना कौशल की आवश्यकता नहीं है। राघव मेहरा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं इसे अनिका सूरी को दे दूंगा। जब राघव मेहरा बातचीत कर रहे थे, जितेंद्र दांडेकर और ज्ञान प्रकाश, जो कुछ दूरी पर थे, पहले ही रुक गए थे। इस समय जितेंद्र दांडेकर राघव मेहरा की ओर देख रहे थे। वह अब जिस तरह दिखता है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ समय पहले छाया थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इस बार उसका शरीर थोड़ा सा कांप भी गया। अमर सम्राट, वह सचमुच अत्याचार का अमर सम्राट है। वह यहाँ क्यों है? जब विक्रम सूरी प्रकट हुए तो जितेंद्र दांडेकर को उनके पीछे एक शक्तिशाली आभा का एहसास हुआ। वह जल्दी से घूमा और देखने लगा। अच्छा होता अगर उसने देखा ही न होता। जब उसने पलटकर देखा तो विक्रम सूरी राघव मेहरा को आदरपूर्वक प्रणाम कर रहे थे। उनकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी थी और उन्होंने अमर सम्राट को राघव मेहरा को वरिष्ठ कहकर संबोधित करते सुना। 100 साल पहले जितेंद्र दांडेकर को अमर सम्राट बाटियन से मिलने का गौरव प्राप्त हुआ था और उन्होंने उनसे बातचीत भी की थी। अमर सम्राट विक्रम को इस समय भी इतना सम्मानपूर्ण देखकर, जैसा कि वे अभी थे, वे आह भरने से स्वयं को रोक नहीं सके। वरिष्ठ तो वरिष्ठ ही होते हैं। वह अमर सम्राट विक्रम है। कन्फ्यूशियस ऋषि आ गए हैं और वह भी हमारे बराबर हैं। वरिष्ठ, आप उतने सरल नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। सौभाग्य से मैं जल्दी से घुटनों के बल बैठ गया और जीमो भी यहाँ था। इस समय जितेंद्र दांडेकर बहुत आभारी थे, लेकिन वे थोड़े डरे हुए भी थे। इसके बाद उसने और देखने की हिम्मत नहीं की और ज्ञान प्रकाश के साथ चला गया। उसने अपना मन बना लिया, वापस आकर ज्ञान प्रकाश को अच्छी तरह प्रशिक्षित करो। आखिरकार ज्ञान प्रकाश ने उसकी जान बचा ली। ज्ञान प्रकाश भी इस समय असमंजस में था, क्योंकि उसने भी देखा कि डीन की नज़रें उसकी ओर देखते समय बदल गई थीं। राघव मेहरा और विक्रम सूरी के बीच कुछ देर बातचीत के बाद अचानक उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने सोचा कि विक्रम सूरी शुशन इम्मोर्टल अकादमी से थे। इस समय उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपको शुशन इम्मोर्टल अकादमी के जितेंद्र दांडेकर को जानना चाहिए। राघव मेहरा की राय में ये दोनों लोग शुशन इम्मोर्टल अकेडमी से हैं और जितेंद्र दांडेकर डीन हैं, इसलिए विक्रम सूरी उन्हें जानते होंगे। विक्रम सूरी ने सोचा। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी और इसी समय उनके दिमाग में यह नाम आया। हम 100 साल पहले एक बार मिले थे। इस पर विचार करने के बाद विक्रम सूरी ने राघव मेहरा की ओर बड़ी प्रशंसा से देखा। मैं अपने दिल में सोच रहा हूँ, सीनियर सचमुच बहुत ताकतवर है, वह इसकी गणना भी कर सकता है। तस्क, मुझे डर है कि इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे वरिष्ठ लोग समझ नहीं सकते, है ना? जितना अधिक वह इसके बारे में सोचते, विक्रम सूरी के चेहरे पर श्रद्धा उतनी ही अधिक स्पष्ट होती जाती। राघव मेहरा के सवाल के जवाब में विक्रम सूरी ने सिर हिलाया और कहा, हमने पहले भी कुछ बातें की हैं। ये सुनने के बाद राघव मेहरा को शुशन इम्मोर्टल अकादमी में विक्रम सूरी की स्थिति का मोटे तौर पर पता चल गया। निश्चित रूप से शिक्षक नहीं। शिक्षक ने डीन से सिर्फ कुछ शब्द ही नहीं कहे होंगे। वह व्यक्ति बहुत ऊंचे दर्जे का नहीं होना चाहिए। राघव मेहरा ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, जब किसी दिन जितेंद्र दांडेकर आएंगे तो मैं आपके लिए कुछ अच्छे शब्द कहूँगा। ये सुनकर विक्रम सूरी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। इसका क्या मतलब है, सीनियर? क्या जितेंद्र दांडेकर एक बहुत ही कमजोर अमर शिशु नहीं है? 100 साल बीत गए हैं और मैं तो मानो किसी परिलोक में हूँ। भला सीनियर साहब मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द क्यों कहेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि जितेंद्र दांडेकर बहुत शक्तिशाली हो गए हैं? ये सोचते हुए विक्रम सूरी को अचानक कुछ समझ आया। ऐसा अवश्य है कि जितेंद्र दांडेकर का उस सीनियर के साथ बहुत पहले ही रिश्ता बन गया था, इसलिए इस समय उपलब्धि पहले से ही बहुत अधिक है। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर, विक्रम सूरी ने आदरपूर्वक कहा। राघव मेहरा ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं, मेरे उनके साथ अच्छे संबंध हैं। बोलते समय राघव मेहरा बहुत प्रसन्न दिखे। राघव मेहरा को लगा कि विक्रम सूरी को अनिका सूरी को सौंपने में सहज महसूस कराने के लिए उसे इस समय उच्च स्थिति में दिखना होगा। जितेंद्र दांडेकर डीन हैं, तो जब उन्होंने ये कहा तो लगा कि डीन के साथ उनके अच्छे संबंध हैं।
तब शुशन इमोर्टल अकेडमी के सदस्य के रूप में विक्रम सूरी को अपनी शिक्षण क्षमता पर और भी अधिक विश्वास होगा। ये सोचकर राघव मेहरा को लगा कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। विक्रम सूरी को विदा करने के बाद राघव मेहरा मैदान में नहीं आए। इसके बजाय वह शहर की ओर चल पड़ा। उसे कुछ खरीदारी करने जाना है। उन्होंने पाया कि खेती की दुनिया के बारे में उनके पास ज्ञान की कमी थी। मुझे कुछ किताबें खरीदनी हैं। शांतिपुर के केंद्र में गली में काफी अंदर अपेक्षाकृत दूरस्थ स्थान पर स्थित एक दुकान के सामने राघव मेहरा रुका और दुकान के बोर्ड को देखने लगा। वांजी बुक स्टोर, बहुत अच्छा नाम है। राघव मेहरा आसानी से दुकान में चला गया। बॉस डुआन, मैं यहाँ हूँ, क्या आप वहाँ हैं? यह एक किताबों की दुकान है जो वानर देव की किताबों से भरी है। कुछ ही देर बाद एक महिला दुकान के पिछवाड़े से बाहर निकली। यह एक महिला है जो लगभग 25 या 26 वर्ष की लगती है। वह बहुत सुंदर है। उसके होंठ लाल, दांत सफ़ेद और त्वचा जैद जैसी सफ़ेद है। उसका फिगर और भी अधिक सुडौल है, जिसमें वह सब कुछ है जिसकी उसे आवश्यकता है और वह सब कुछ है जिसकी उसे आवश्यकता नहीं है। इससे लोगों को परिपक्व होने का एहसास होता है। यदि कोई पुरुष जो खुद पर नियंत्रण खो चुका है ये देखेगा तो संभवतः वह उस पर झपट पड़ेगा। और अगर किसी के पास अच्छा अवलोकन कौशल है तो वह पाएगा कि महिला की गर्दन के बीच में एक छोटा सा लाल तिल है। मिस्टर मेहरा, क्या आप यहाँ हैं? आपको हमारी दुकान पर आए हुए काफ़ी समय हो गया है। इस बार आप कौन सी किताबें खरीदना चाहेंगे? वह महिला राघव मेहरा की ओर देखकर मुस्कुराई। वह थोड़ी आकर्षक लग रही थी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इस सुंदरी की आंखें अभी भी चमक रही हैं। बादाम के आकार की आंखों की एक जोड़ी बहुत सुंदर है। राघव मेहरा मुस्कुराए और बोले, ये सच है कि मैं काफ़ी समय से यहाँ नहीं आया हूँ। हाल ही में कारोबार कैसा चल रहा है? माया शर्मा ने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, अभी भी वही हाल है, मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है। तुम्हें पता है, मैं एक कमज़ोर औरत हूँ और ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। मैं सचमुच शादी के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढना चाहती हूँ। ये सुनकर राघव मेहरा हंस पड़े और बोले, मुझे डर है कि कोई भी बॉस बनने के लायक नहीं है। हाँ हाँ। माया शर्मा अचानक धूर्तता से मुस्कुराई, क्या मेरे सामने कोई नहीं है? ये कहते हुए उन्होंने राघव मेहरा को आंख मारी। बहुत ही सुंदर। राघव मेहरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनका चेहरा तुरंत लाल हो गया और उन्होंने जल्दी से विषय बदल दिया। बॉस, चलो इस बारे में बात नहीं करते। क्या आपके पास साधना जगत के बारे में कोई किताब है? साधना जगत के सामान्य ज्ञान के बारे में किताबें। ये किताबों की दुकान जादुई है। जब भी राघव मेहरा को किसी किताब की ज़रूरत होती है तो वह बस यहीं आकर उसे पा लेता है। ऐसा लगता है जैसे इस किताब की दुकान में हर तरह की किताबें हैं। और इस बॉस ने राघव मेहरा को भी एक बहुत ही जादुई एहसास दिया। उसे ऐसा लगा जैसे उसने इस बॉस को कहीं देखा हो। जब वह पहली बार इस किताब की दुकान पर आया तो उसे यह एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने समय में यात्रा करने से पहले ही इसे देख लिया हो। उन्होंने अपने बॉस से भी इस बारे में पूछा, लेकिन बॉस हमेशा उसे मुस्कुराकर चिढ़ाते हुए पूछते कि क्या उसने कल रात इसके बारे में सपना देखा था। और यह एक प्रकार का अवर्णनीय स्वप्न था, इसलिए मुझे हमेशा परिचित सा महसूस होता था। ये सुनकर माया शर्मा ने होंठ काटते हुए कहा, जब भी हम इस बारे में बात करते हैं आप विषय बदल देते हैं। ये बहुत बोरिंग है। रही बात इस तरह की किताब की तो मेरे पास है, मैं इसे पिछवाड़े में ढूंढने जाऊंगी। ये कहते हुए वह अपनी कमर मरोड़ते हुए चला गया। राघव मेहरा का चेहरा अभी भी थोड़ा लाल था, लेकिन उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। अब उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे लगा कि बॉस का स्वभाव ऐसा ही है, वह लापरवाही बरतने का आदी है। हो सकता है कि उसने उसके जैसे कई निर्दोष पुरुषों को छेड़ा हो। वास्तव में राघव मेहरा ने वास्तव में सोचा कि क्या उसे अपने बॉस की इच्छा का पालन करना चाहिए, उसके साथ चुंबन करना चाहिए और शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन ये सोचकर कि सिस्टम टास्क के कारण मेरी मृत्यु हो सकती है और दूसरा पक्ष विधवा हो सकता है, मैंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। इसके अलावा वह उसे अपने पिछले जीवन से नहीं भूल सका। बॉस के अंदर जाने के कुछ देर बाद ही वह हाथ में एक किताब लेकर बाहर आया। बिल्कुल नया। हाँ, माया शर्मा ने पुस्तकें राघव मेहरा को सौंपी। खेती की दुनिया में सामान्य ज्ञान सचमुच ऐसी किताबें हैं
राघव मेहरा ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए माया शर्मा की ओर देखा और कहा, बॉस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पास सचमुच हर तरह की किताबें हैं। माया शर्मा हंसते हुए बोली, अरे, मेरी किताबों की दुकान का नाम भी नहीं देखते। राघव मेहरा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, ये सोचकर कि दूसरा पक्ष सिर्फ शेख ही बघार रहा है, इसलिए उसने बात करना बंद कर दिया और कीमत के बारे में पूछा। माया शर्मा बोली, पैसे देने की ज़रूरत नहीं, बस ले लो। वैसे भी इसकी कोई खास कीमत नहीं है, इसे प्यार की निशानी समझो। हा हा। ये सुनकर राघव मेहरा अवाक रह गया। मुझे फिर से चिढ़ा रहा है। हालांकि ये जानते हुए कि दूसरे पक्ष का व्यक्तित्व लापरवाह है, राघव मेहरा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपनी जेब से कुछ चांदी निकाली, मेज पर रखी, मुड़ा और अलविदा कहा। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि यह मुद्रा काफी अच्छी लगती है। माया शर्मा दरवाजे की चौखट पर झुककर राघव मेहरा को जाते हुए देख रही थीं। वह तब तक मुस्कुराती रही जब तक राघव मेहरा गली में गायब नहीं हो गया। यह मूर्खता सचमुच सैकड़ों हजारों साल पहले से अलग है। फिर पूरा स्टो अचानक गायब हो गया। गली के अंत में कुछ भी नहीं है। राघव मेहरा किताब लेकर वापस चले गए, कोई धुन गुनगुनाते हुए। जब मैंने उस बूढ़े आदमी को तरबूज बेचते देखा तो मैंने एक खरीद लिया। ये सोचकर कि अनिका सूरी को ये पसंद आएगा, उसने दूसरा खरीद लिया। जब मैं वापस आंगन में आया तो अनिका सूरी जाग चुकी थी। जब उसने राघव मेहरा की बाहों में 2 तरबूज देखे तो वह उछल पड़ी। अनिका सूरी को इतना क्यूट देखकर राघव मेहरा का मूड अच्छा हो गया। वह ये भी जानता था कि भविष्य में अनिका सूरी को कैसे खुश किया जाए। एक तरबूज से काम नहीं चलेगा, तो फिर एक और लाओ। दोपहर को रंग बिरंगे बादलों ने आकाश को लाल रंग से रंग दिया। डूबता हुआ सूरज लुप्त हो गया है। आकाश एक आदर्श जल रंग चित्र की तरह लग रहा था। राघव मेहरा ने खरीदी हुई किताब ली और अनिका सूरी के साथ उसे पढ़ा। पूरी दोपहर पढ़ने के बाद उन्होंने खेती की दुनिया के सामान्य ज्ञान के बारे में बहुत कुछ सीखा। उनमें से उन्होंने अवसरों के बारे में भी कुछ देखा। यह अवसर किसानों की नज़र में वास्तव में एक अवसर है, लेकिन क्या यह अवसर खेती से संबंधित है? राघव मेहरा ने थोड़ा उलझन में होकर अपने होंठ भींच लिए। उन्होंने सोचा कि देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग जिस अवसर की बात कर रहे थे वह भोजन करने का अवसर था। पुस्तक में दिए गए वर्णन के अनुसार देवेंद्र मुर्मू अक्सर खाने के बाद जिस अवसर की बात करते थे वह खेती से संबंधित है। राघव मेहरा गहरी सोच में पड़ गए। साधना के संबंध में क्या इसका मतलब यह है कि आप भोजन करके कोई सफलता प्राप्त कर सकते हैं? ये बकवास है। पुस्तक कहती है कि केवल तभी सफलता प्राप्त करने की थोड़ी सी भी संभावना है जब आप कुछ दुर्लभ खजाने खाते हैं, और मेरा भोजन एक दुर्लभ खजाना है। राघव मेहरा ने रसोई की ओर देखा। उसने शहर से चावल और सब्जियां खरीदी। अगर ये सब प्राकृतिक खजाने होते तो क्या ये शहर बहुत पहले ही मशहूर नहीं हो गया होता? लगता है उन्हें मेरी बनाई चाय और खाना खास तौर पर पसंद है। उन्हें लगता है कि यह एक अच्छा मौका है जो आपको सिर्फ एक बार ही मिल सकता है। और एल्डलॉन का धीमा और संतुलित व्यवहार बताता है कि वे ज़रूर किसी ऊंचे दर्जे के होंगे और उन्होंने पहले भी ऐसी स्वादिष्ट चीज़ें चखी होंगी, इसलिए उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। ये सोचकर राघव मेहरा को लगा कि अब बहुत हो गया। लेकिन क्या ये सच है? उन्होंने देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोगों से पूछना जरूरी समझा। वैसे अपने सभी प्रश्न स्पष्ट करें। उदाहरण के लिए, लोग उसे वरिष्ठ क्यों कहते हैं? अरे, वैसे मुझे उनसे संप्रदाय स्थापित करने के बारे में भी पूछना चाहिए। मेरा काम मुश्किल है। राघव मेहरा उदास हो गए। पर्वताश्रय संप्रदाय पहाड़ की चोटी पर। देवेंद्र मुर्मू, शौर्य जावेरी, रोहन मुर्मू और निखिल जावेरी सभी मैदान पर उतरे। वे चारों बहुत खुश दिख रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। ये तय हो गया, चलो उस पहाड़ी को चुनते हैं, देवेंद्र मुर्मू ने मुस्कुराते हुए कहा। शौर्य झवेरी ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर बात बन गई। वैसे क्या हमें सीनियर को बताना चाहिए? आखिरकार अब वे आपके संप्रदाय के पूर्वज हैं। रोहन मुर्मू ने कहा, जरूर मुझे आपको इसके बारे में बताना होगा। ये संप्रदाय के लिए बहुत महत्व का मामला है। हालांकि इतनी अच्छी बात को वरिष्ठ जन जरूर मंजूर करेंगे। उन चारों ने सोचा कि यह संभव है, इसलिए उन्होंने एक ब्रेक लेकर राघव मेहरा की तलाश करने की तैयारी की।
इस समय मानो देवेंद्र मुर्मू और अन्य 3 की उपस्थिति को भांपकर रिया मुर्मू हॉल से बाहर चली गईं। दादाजी, आप इतने समय से कहाँ थे? मुझे लगा कि आप गायब हैं। रिया मुर्मू अवाक रह गईं। देवेंद्र मुर्मू मुस्कुराए और बोले, आपके दादा झांग और मैं दोनों संप्रदायों को एक में विलय करने और नाम बदलने पर सहमत हो गए हैं। ये सुनकर रिया मुर्मू की आंखें चमक उठीं। 2 संप्रदाय एक में विलीन हो गए। ये भी खूब रही। रिया मुर्मू भी समझदार थीं और उन्होंने तुरंत सोचा कि यह मामला उनके पूर्ववर्तियों से संबंधित हो सकता है, अन्यथा कबीला अचानक पुनः एकजुट नहीं हो पाता। दरअसल देवेंद्र मुर्मू और शौर्य जावेरी के विचार बहुत सरल हैं। दोनों ही पहले से ही विचलित अवस्था में हैं। राज्य में इस ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। यदि वे एक संप्रदाय में विलीन हो जाएं तो साम्राज्य के भीतर के संप्रदायों को भी उन्हें देखते ही उनके साथ समान व्यवहार करना होगा। इसके अलावा उनके विलय के बाद भी पूर्वज वरिष्ठ ही हैं और उनके दोनों संप्रदायों का वरिष्ठ के साथ घनिष्ठ संबंध है। संप्रदायों के विलय के बाद आप हमारे पूर्वज होंगे। हमने जो पर्वतीय द्वार चुना है वह आपके शहर से ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए भविष्य में आपको ढूंढना हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक होगा। देवेंद्र मुर्मू ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनकर रिया मुर्मू कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराईं। फिर उन्होंने जल्दी से बताया कि उनके और नेहा लोहिया के बीच क्या हुआ था। ये सुनकर देवेंद्र मुर्मू और अन्य 3 लोग स्तब्ध होकर खड़े हो गए। उनके दिलों में खतरे का भाव पैदा हो गया। अब जब आपने इसका जिक्र किया है तो हम सचमुच बहुत लालची हो गए हैं। लगता है अब हम भविष्य में अपने वरिष्ठों से इतनी बार नहीं मिल पाएंगे। देवेंद्र मुर्मू को सचमुच लगा कि वे कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गए थे, हमेशा अपने वरिष्ठों पर निर्भर रहना चाहते थे। रोहन मुर्मू और अन्य 2 लोगों ने भी चेहरे पर कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। तो क्या हमें अपना वंश संघ जारी रखना चाहिए? शौर्य जावेरी को लगने लगा कि यह संभव नहीं हो सकेगा। देवेंद्र मुर्मू ने एक पल सोचा और कहा, मुझे इस बारे में सीनियर से पूछना होगा। आप और मैं बाद में वहां जाएंगे। इस बार हम सीनियर द्वारा दिए गए अवसरों पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें आप पर अच्छा प्रभाव छोड़ना होगा। शौर्य जावेरी ने सिर हिलाया, ये सोचकर कि यह बात सही है। रिया मुर्मू और अन्य लोग भी इस बात से सहमत थे कि उन्होंने वास्तव में बहुत कुछ हासिल किया है। उनके प्रशिक्षण के स्तर को देखते हुए उन्हें शाही देश में शीर्ष प्रतिभा माना जाएगा। चर्चा के बाद देवेंद्र मुर्मू और शौर्य जावेरी रवाना हो गए। शांतिपुर यार्ड में राघव मेहरा अभी भी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। अनिका सूरी खुशी खुशी खुद खाना बनाने चली गई। यहाँ तक कि अगर राघव मेहरा मदद करना चाहता था तो भी वह मदद नहीं करता था और राघव मेहरा को बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर करता था। कहा कि यह उसकी अपनी खुशी थी। राघव मेहरा लंबे समय से इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और अब उन्हें एक दिलचस्प बात नजर आई। हॉन्स फॉर्चून स्टोन जो आसमान से गिरा। राघव मेहरा ने कुछ देर तक उसे देखा और जब उसने उसे पढ़ना समाप्त किया तो उसे अजीब सा महसूस होने लगा। तो क्या ये भाग्यशाली पत्थर वास्तव में एक उल्कापिंड है? गिरते हुए उल्कापिंड का वर्णन बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से किया गया है। इसके अलावा ये जितना बड़ा होगा, गिरते समय उतनी ही तेज आवाज होगी। जिस स्थान पर यह गिरेगा या वहां रहने वाले लोगों को अनगिनत आशीर्वाद प्राप्त होंगे और कई प्रतिभाएं उभरेंगी। राघव मेहरा ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया, ये सोचकर कि यह निश्चित रूप से एक घोटाला था। पृथ्वी पर यह अंधविश्वास है। जब कोई उल्कापिंड गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई बम फट गया हो। भले ही इससे लोगों की जान न जाए, लेकिन उन्हें शायद कई महीनों तक अस्पताल में रहना पड़ेगा। और आप डायनासोर के विलुप्त होने की व्याख्या कैसे करेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि इतिहास का सबसे बड़ा उल्कापिंड पृथ्वी पर अनंत आपदाएं लेकर आया हो? ये सोचकर राघव मेहरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। ये बात तो कुछ हद तक सही लगती है। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद मनुष्य का जन्म हुआ। मुझे लगता है कि मैं इस बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। राघव मेहरा ने इसे और नहीं पढ़ा और पृष्ठ पलट दिया। इसी समय अचानक आंगन के बाहर एक आवाज सुनाई दी। वरिष्ठ, क्या आप वहां हैं? यह आवाज सुनकर राघव मेहरा की आंखें चमक उठीं। मुरोंग पैलेस। संयोगवश उसके पास उनके लिए बहुत सारे प्रश्न थे। अंदर आ जाओ। दरवाजे के बाहर खड़े देवेंद्र मुर्मू और शौर्य जावेरी ने यह सुना और आंगन में चले गए। लेकिन आंगन में मौजूद भयावह चीजों को देखकर वह थोड़ा घबरा गया। इस समय
राघव मेहरा आड़ू के पेड़ के नीचे बैठे थे और उन्होंने किताब नीचे रख दी। आप दोनों बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मुझे आपसे एक संप्रदाय की स्थापना के बारे में कुछ बात करनी है। राघव मेहरा बात को घुमाना नहीं चाहते थे और उन्होंने खुलकर बोलने का फैसला किया। देखें कि क्या ये दोनों मदद कर सकते हैं। यदि वह मदद नहीं कर सकता तो वह स्वयं ही इसका समाधान कर सकता है, या फिर किसी और की मदद लें। दरअसल उसका काम बहुत आसान था। उसे बस पिंग आन संप्रदाय नामक एक संप्रदाय स्थापित करना था, एक पहाड़ बनाना था और एक दो लोगों को भर्ती करना था। कार्य पूरा करने के बाद आप संप्रदाय को भी भंग कर सकते हैं। तथापि ये शब्द कहे जाने के बाद देवेंद्र मुर्मू और दूसरा व्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। बिल्कुल नहीं सीनियर, क्या आप हमारे इरादे समझ गए हैं? ये सोचकर उनकी आंखों में श्रद्धा कई गुना बढ़ गई। वह वास्तव में एक वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनकी निगमन क्षमता सचमुच भयानक है। देवेंद्र मुर्मू ने राघव मेहरा को प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ, आप सचमुच बहुत बुद्धिमान हैं। दरअसल हम आपसे अपने संप्रदायों के विलय और एक नए संप्रदाय की स्थापना के बारे में पूछने आए थे। आप क्या सोचते हैं? अगर यह ठीक हो तो हम आपको संप्रदाय का नाम रखने की अनुमति दे सकते हैं। अगर आपको यह अच्छा नहीं लगता तो हम इस विचार को पूरी तरह त्याग देंगे। चूंकि उनके वरिष्ठ अधिकारी को यह बात पता चल गई थी, इसलिए देवेंद्र मुर्मू को लगा कि इस पर बहस करना या विचार छोड़ देना बेकार है। अब हम केवल ईमानदार रह सकते हैं। जब राघव मेहरा ने देवेंद्र मुर्मू की बात सुनी तो वह असमंजस में पड़ गए। क्या कहा आपने? राघव मेहरा को अब संदेह हुआ कि उसने गलत सुना है। देवेंद्र मुर्मू और अन्य लोग यहाँ एक नया संप्रदाय स्थापित करने आए थे और उन्होंने उनसे इसका नाम पूछा। सिस्टम, क्या आप निश्चित हैं कि आपने उनके साथ हाथ नहीं मिलाया है? ये तो एक संयोग है। क्या मैं सचमुच कोई नाम चुन सकता हूँ? राघव मेहरा ने घबराते हुए पूछा। देवेंद्र मुर्मू पहले तो थोड़ा घबराए, लेकिन जब उन्होंने राघव मेहरा को ये कहते सुना तो उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल। इस संप्रदाय के पूर्वज अभी भी वरिष्ठ हैं, इसलिए पूरा संप्रदाय वरिष्ठ का है और नाम वरिष्ठ द्वारा ही चुना जाना चाहिए। ये सुनकर राघव मेहरा अवाक और आश्चर्यचकित रह गए। मैं बहुत जटिल महसूस कर रहा हूँ। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। कुछ समय पहले तक वह इस कार्य को लेकर चिंतित था। ठीक है, तो फिर आप लोग इसका ध्यान रखना। मैंने एक नाम भी सोच लिया है, हियान संप्रदाय। आप क्या सोचते हैं, एल्डर्स? राघव मेहरा ने फिर संकोच से पूछा। ये नाम बहुत देहाती है और उसे डर था कि दोनों में मतभेद हो जाएगा। हालांकि ये सुनकर देवेंद्र मुर्मू और दूसरे व्यक्ति की आंखें फिर चमक उठीं। वरिष्ठ, आप वास्तव में इस संप्रदाय को अपना मानते हैं? वाह, कितना अच्छा नाम है। देवेंद्र मुर्मू ने तुरंत उसकी तारीफ की। उन्होंने संप्रदायों को विलय करने का कारण ये बताया कि इससे संप्रदायों और उनके पूर्ववर्तियों के बीच अधिक संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस समय सीनियर ने वास्तव में इसका नाम अपने नाम पर रखा है, जो कि सच होने के लिए बहुत अच्छा है। देवेंद्र मुर्मू और अन्य दो को इतना खुश देखकर राघव मेहरा फिर से उलझन में पड़ गया। आखिर क्या कारण है कि ये दोनों लोग ऐसे हैं? नहीं, मुझे इस बार यह स्पष्ट करना होगा। आप दोनों, दरअसल मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप मुझे इसका जवाब दे सकते हैं? राघव मेहरा ने पूछने का निश्चय किया। वह सच जानना चाहता है।